आई वुड टेक क्वेश्चन जी। मैं आप सबसे पहले सवाल लूंगा बिकॉज हमने लास्ट क्लास में सवाल नहीं लिए थे, सो आई वुड टेक गिव यू 10 मिनट्स टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। अब मैकियावेली के हवाले से असजद इज अनम्यूट। असजद म्यूट कर दें अपने आप को। अच्छा, असजद नाम का कोई भी नहीं है आसान। अच्छा, रिमशद थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स बेसिकली आइडिया ये था दैट बेसिक असद, अच्छा असद है। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन ये था पावर पॉलिटिक्स का कि जो मैकियावेली का ये ख्याल था दैट द रूलर मस्ट गवर्न अकॉर्डिंग टू हिज ओन पावर एंड ही शुड नॉट रिलाई ऑन द डिवाइन पावर। is the ruler, the prince, must govern based on his own power, his own influence, his own rationality, his own tactics, his own deception, his own bravery, but not rely on the source of the Pope. कि पोप कहे कि बादशाह के पास खुदा की पावर है, खुदा ने इसको चूज किया है, उस पर रिलाई करने के बजाय ही मस्ट हैव हिज ओन पावर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स का। और उसी के लिए वो अपनी पावर कैसे इस्तेमाल करेगा, कभी डिसेप्शन से, कभी फियर से, और वो जो सारी चीजें हमने बताई हैं टेक्टिक्स एंड ऑल दैट, उस तरह से वो कर रहा होगा। That's the basic idea. Abdurrahman, what I teach is enough. My idea is enough, but you need to read on the same idea from the book. जी, दैट्स ट्रू। लेकिन जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, जैसे अरिस्टोटल की बात की है, स्टेट की और क्लासिफिकेशन की, वो जितना लिखा हुआ है पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे आप। साथ मॉन्टेस को हम डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, इनडायरेक्टली पढ़ेंगे। जब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उसके अंदर जाके मॉन्टेस को डिस्कस करेंगे। वी विल डू दैट, बट इन दैट कॉन्टेक्स्ट लेटर ऑन। वो बिल्कुल आखिरी कोई एक हफ्ता होगा, जो आखिरी 8-10 लेक्चर रहे होंगे तो उसको करेंगे। मर्सनरीज का कॉन्सेप्ट ये था दैट, अच्छा कोशिश कीजिएगा प्लीज क्वेश्चन पब्लिक कर दें ताकि क्वेश्चन सबको समझ आ जाए ना, अब वरना समझ नहीं आती कोई आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, मैं जवाब क्या दे रहा हूँ। तो इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज, अगर क्वेश्चन पब्लिक कर दें सारे, चैट जरा बड़ी करना। ओके, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्सनरीज? फायदा का सवाल था। मर्सनरीज जो हैं दे आर पेड मिलिट्री। ये वो लोग हैं जिनको पैसे दें तो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर दोबारा पैसे किसी और मुल्क पैसे देगा तो वो किसी और के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह के लोगों को हम मर्सनरीज कहते हैं। आसान देसी लफ्जों में हम दे सेल द सोर्स, एग्जैक्टली, उजरती कातिल जिसको आप कह सकते हैं। आगे करिएगा। मरियम आफरीदी का सवाल है, चलो मैं इसको पढ़ लेता हूँ ऊपर। So you told us that Pope wanted a different Italy so that they can get benefit, but can't they get their interest if in United States of that time in Italy? अच्छा, सवाल ये था मरियम का कि सवाल ये था उनका कि अगर पोप का इंटरेस्ट ये था कि इटली डिसयूनाइटेड रहे, तो उनका सवाल ये था कि अगर वो यूनाइटेड हो जाएगा तो क्या पोप के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगी उनकी? तो मेरा सवाल ये है, पी ली सर, थैंक यू। पहले पी नहीं हो रही, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, उस पर इशू ये था कि अगर स्टेट्स डिवाइडेड होती हैं तो वीक होती हैं, और वीक को असिस्टेंस चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है फ्रॉम समबडी बिकॉज ही इज वीक। बट इफ यू आर 6 states एंड यू आर ऑल टुगेदर, यू आर यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब है आपकी मिलिट्री बढ़ जाएगी, आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, योर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। इफ यू आर ऑलरेडी स्ट्रांग इनफ, व्हाई वुड यू नीड गॉड्स हेल्प? दैट्स द आइडिया। तो उसका ख्याल था कि पोप समझते हैं कि आप डिवाइडेड रहेंगे तो आप वीक रहेंगे, अगर आप वीक रहेंगे तो आपको फिर किसी की हेल्प चाहिए हु कुड गिव हेल्प टू यू अगेंस्ट योर एनिमी, एंड दैट हेल्प कम्स फ्रॉम डिवाइन। एटलीस्ट पोप यही समझते हैं। लेकिन अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो ऑलरेडी पावरफुल होंगे, दे वोंट नीड सम अदर पावर। दैट्स ट्रू हरीम, ट्रू। जरा चैट ऊपर कीजिएगा। चैट थोड़ी सी ऊपर कीजिएगा। मॉन्टेस खुद से करने की जरूरत ऑब्वियसली करेंगे जी आप लोग, मॉन्टेस को करना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस ठीक है। अच्छा, हसान, मैं अभी पॉइंट लिखवा देता हूँ मैकियावेली के पॉइंट कैसे मॉडर्न दौर से रेलेवेंट है। क्रिटिसिज्म भी और रेलेवेंट पॉइंट आपको करने चाहिए मॉडर्न दौर से। मैं लिखवा देता हूँ, अभी 2-3 पॉइंट अभी ऐड करवा देता हूँ। नीचे आइए।
Which book do you recommend? Yours or Jude Harman's? Rai Mustafa, if you want to have the basic understanding and you are having a difficulty in understanding the advanced language and expression, then go for my book. But if you can understand a good, excellent expression, go for Jude Harman's book. ऊपर एक सवाल था, एक चैट ऊपर कीजिएगा, एक थोड़ा सा ऊपर बस. Is it correct to call Machiavelli citizen of all states and country of all ages? Sir, how to handle this question? अब ऐसे बेसिकली इसका सवाल का मकसद ये है कि Machiavelli की थ्योरी है वो लिखनी है और उसकी थ्योरी कैसे कंटेम्परेरी टाइम्स में वैलिड है, ये बेसिकली पॉइंट है. आसान लफ्ज़ में इसका सवाल का मतलब ये है कि हाउ Machiavelli's theory is relevant all the times, हमेशा के लिए रेलेवेंट है. अब नीचे चले जाए लास्ट में. Okay. All political thinkers from Plato to Aristotle to the Middle Ages had concerned itself with the central question of the end of the state and had considered state power as a means to जमशेद ये जरा प्लीज में रखिएगा, सुनिएगा जरा प्लीज. प्लेटो के लिए स्टेट एंड है, लेकिन यहां पे एक मिसपरसेप्शन ये होती है. स्टेट क्या चीज है? स्टेट इज बेसिकली, ये आप सुनिएगा प्लीज, इट्स द कम्युनिटी ऑफ पीपल. लोग मिलकर स्टेट बनाते हैं. अच्छा, ग्रीक्स के जमाने में प्लेटो, अरिस्टोटल, उससे पहले सोक्रेटिस, थुसिडिडीज, जितने भी लोग थे, फॉर देम state is the best community that they have. When I say best community, it means अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, then you don't know how to do it. You don't know. You are individual. You can't survive on your own. What you need to do is, you as an individual need to submerge yourself with the state. If you are part of a political community state where there are other individuals too, then you can take advantage of it. You can do good to yourself. आप एक इंडिविजुअल की वर्थ देखना चाहते हैं तो वो स्टेट में नजर आएगी. स्टेट इज द परफेक्ट इंस्टीट्यूशन and it's such a perfect institution that can help you grow in many ways. So जरा सुनिएगा प्लीज शमशेद, आखिरी बोलूंगा. ग्रीक्स के नजदीक individual can serve himself if he is part of the state. State can do better to him, he cannot do better to himself. लेकिन यहां पे मसला ये है, प्लेटो जब बात करता है तो वो स्टेट के इंटरेस्ट में इतना खो जाता है कि वो इंडिविजुअल्स को सेक्रीफाइसेस करवाता है. He makes individuals do sacrifices. For example, he says, बच्चा पैदा हो, मार दो अगर डिसेबल हो. वो कहता है, you can't have property, you can't have a family because state requires you. अच्छा, वो कर तो स्टेट के लिए रहा है, बट स्टेट क्यों जरूरी है? इंडिविजुअल के लिए स्टेट इतनी जरूरी है कि वो स्टेट की हद तक कुछ भी करेगा. क्यों जरूरी है इंडिविजुअल के लिए स्टेट? बिकॉज इंडिविजुअल की अपनी डेवलपमेंट भी डिपेंड कर रही होती है स्टेट के ऊपर. लेकिन अरिस्टोटल भी स्टेट को एज अ मीन समझ के इंडिविजुअल के बेनिफिट की बात करता है, बट वो इंडिविजुअल को भी कहता है, मैंने आपको शुरू में लिखवाया था अरिस्टोटल के बारे में भी, ही सेज दैट मैन इज अ सोशल बीइंग, ही कैन नॉट सर्वाइव अलोन. अकेला रह नहीं सकता. द बेस्ट कम्युनिटी थ्रू विच ही कैन सर्व हिमसेल्फ इज स्टेट. स्टेट के जरिए से अपने आप को बेटर सर्व कर सकता है, किसी और चीज से सर्व अपने आप को नहीं कर सकता. ही कांट सर्व हिमसेल्फ, ही कैन सर्व हिमसेल्फ थ्रू स्टेट. लेकिन वो स्टेट के लिए, स्टेट इंपॉर्टेंट है बट स्टेट के लिए कुर्बानियां नहीं करवाता इंडिविजुअल से. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. फॉर बोथ ऑफ देम, स्टेट इज द सेंट्रल अथॉरिटी, इट इज द हाईएस्ट कम्युनिटी, बट दैट हाईएस्ट कम्युनिटी इज something for which individuals should sacrifice everything according to Plato, but for Aristotle he should not. That's the difference between the two. Machiavelli की सेंस की बात की जाए, Machiavelli was different. Why? Because for Machiavelli individual progress does not matter at all. Individual matter ही नहीं करता. Individuals are cheap, stupid, brutal, violent. They're bad guys simply. इसलिए स्टेट ने इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए काम ही नहीं करना.
लेकिन प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों के नजदीक स्टेट विल हैव टू, स्टेट ऑटोमेटिकली काम करती है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए, लेकिन यहां पे मैकियावेली के यहां स्टेट का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन. आई होप you get the sense of it. Is it okay to say Machiavelli was the apostle of power politics? Yes, Amira, exactly. Apostle means source of power politics too. Profitable. David Bachan and Paul Kelly की बुक है From Socrates to Present. साजिद, yes it is. आप किसी भी किताब से करेंगे, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एक किताब से करेंगे, that's better जी. कोई एक किताब आप चूज कर सकते हैं. It's up to you, whatever you choose. लेकिन मल्टीपल नहीं करें. Yes, we can call it a high integration too. High integrity. Which book would you recommend? Yours or Jude Harman's? Rai Mustafa, मैंने पहले भी जवाब दिया था. You can choose any book you like, but Jude Harman has a very good expression. आप में से कोई Jude Harman से पढ़ रहा हो, उसका expression थोड़ा मुश्किल है. If you can understand it, that should be your top priority. That's my answer. If you can't understand it, you think the language is difficult, you can't make the headings and all that, फिर आप मेरी बुक पे चले जाएं. True, Miriam, true. ओके, इसकी थ्योरी की बात की जाए, मैकियावेली की रेलेवेंस विद द मॉडर्न टाइम्स. एग्जैक्टली हसन, दैट्स द सिंपल फार्मूला. ट्रू. जी, इसमें हमारा सारी थ्योरी लिखेंगे. यू विल राइट ऑल द थ्योरी ऑफ इट. एपोस्टल ऑफ पावर पॉलिटिक्स में पावर पॉलिटिक्स है, POWER, पावर पॉलिटिक्स, सारा कुछ लिखेंगे. अच्छा, रेलेवेंस. लेकिन मैं जरूर ये चाहूंगा कि जी आप एक दफा जुड हार्मन की बुक को देख के उसमें से एक टॉपिक पढ़ के देख लें. डू गिव इट अ ट्राई, बिकॉज द एक्सप्रेशन दैट यू फाइंड इट, दैट्स अनमैचेबल. आप ये भी कर सकते हैं, वहां से आइडिया समझ लें, अच्छे एक्सप्रेशन ले लें और मेरी किताब से हेडिंग देख लें. आप ये भी कर सकते हैं. अगर आप खुद से वहां हेडिंग बना सकते हैं, फिर मेरी किताब की जरूरत नहीं है आपको. सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग. रेलेवेंस की बात करेंगे, बट कोशिश कीजिएगा ज्यादा सोर्सेज से ना पढ़िएगा प्लीज. द मोर यू रीड, द बैड इट इज फॉर यू इन पॉलिटिकल साइंस. जितना एक सोर्स से पढ़ेंगे, जितने कम सोर्सेज से पढ़ेंगे उतना, ये नहीं कि कम पढ़ें, सोर्स जितना कम रखेंगे, एक या रखेंगे या मैक्सिमम 2 पे चले जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा. रेलेवेंस. मैकियावेली इज कंसिडर्ड टू बी इन जुड हार्मन देयर आर मेनी हेडिंग्स. आई डोंट थिंक जुड हार्मन में मेनी हेडिंग्स हैं. उसमें हेडिंग है ही नहीं. टॉपिक वही होगा जो हमने क्लास में किया है, लेकिन उस टॉपिक के अंदर ज्यादा हेडिंग्स नहीं है. उसके अंदर पहली इसकी रेलेवेंस है और वो है थ्योरी ऑफ रियलिज्म. अगर आप में से कोई हो जो IR जिसने पढ़ा हो, तो आप जानते हो जो रियलिज्म की थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन 2 points. 1, पावर, एंड सेकंड, स्टेट सेंट्रिक. रियलिज्म थ्योरी सेज दैट जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, रिलेशंस होते हैं स्टेट के अंदर में, दे आर डिटरमाइंड बाय द पावर फैक्टर्स. और इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. स्टेट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. पावर इज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. आपके पास पावर है, दूसरे के पास पावर है, तो पावर की नेचर डिफाइन करेगी आपका मेरा रिश्ता कैसा होगा. हाउ माई रिलेशनशिप विल बी एस्टैब्लिश विद यू गाइस. जैसे हम नहीं कहते लोग पैसे को देख के रिलेशनशिप बनाते हैं. आप CSP नहीं है तो आपके साथ लोगों के रिलेशन और होंगे, बट जब आपका CSS हो जाएगा तो फिर आपके बहुत सारे पुराने दोस्त भी निकल आएंगे, बहुत सारे नए भी बन जाएंगे, नए रिश्तेदार भी बन जाएंगे. पावर डिटरमिन्स द सोशल रिलेशनशिप. तो यहाँ पे रियलिज्म कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो उनके ऊपर इफेक्ट आता है. मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जी, रेलेवेंस ऑफ मैकियावेलीज थ्योरी. कोई बात नहीं, बोर्ड ब्लर भी है. कोई बात नहीं. सो जो स्टेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, दैट इज इफेक्टेड बाय द पावर एलिमेंट. पावर डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स. ये मैकियावेली ने भी कहा था, पावर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. इसी से रियलिज्म ने कहा था स्टेट जो है इज द बेसिक यूनिट. इंटरनेशनल रिलेशंस आर द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स. स्टेट्स हैज अ सेंट्रल रोल इन द रिलेशंस एंड एवरीथिंग. और साथ ही ये भी कहा था कि स्टेट का जो रोल होता है वो होता है नेशनल इंटरेस्ट का. स्टेट्स हमेशा RELEVANCE, रेलेवेंस. अच्छा, जो स्टेट है वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, हमेशा अपने नेशनल रिलेशन को करती है.
और रियलिज्म जब ये कहता है कि स्टेट्स हमेशा सेल्फिश होती हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं, और साथ ही जो मैकियावेली है, एग्जैक्टली रिदा, जो मैकियावेली है वो भी यही कहता है कि स्टेट मस्ट प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट। ये बार बार रिपीट करने का क्यों कह रहे हैं? आपको आवाज नहीं आ रही? कट रही है? बार बार बच्चे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या ये बच्चे नए ऐड हो रहे हैं? मुझे लगता है वो नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, इस वजह से बार बार पूछ रहे हैं। अच्छा, इस वजह से पूछ रहे हैं। हम मैकियावेली की रेलेवेंस करें जी, मैकियावेली की थ्योरी की रेलेवेंस कर रहे हैं, और उसमें हमने कहा कि मैकियावेली की थ्योरी की पहली रेलेवेंस मॉडर्न टाइम में ये है कि एक थ्योरी होती है मॉडर्न दौर में आईआर की, और वो थ्योरी है रियलिज्म की। और वो जो थ्योरी है रियलिज्म की, वो थ्योरी कहती है कि स्टेट्स के दरमियान में रिलेशंस पावर डिटरमिन करती है, पावर की बुनियाद पे स्टेट रिलेशनशिप डिटरमिन कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज वो रियलिज्म थ्योरी कहती है कि जो स्टेट है वो एक बेसिक एलिमेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस आर द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, जहां इंडिविजुअल्स का और बाकी लोगों का कोई रोल नहीं होता। और तीसरी चीज रियलिज्म ये कहता है कि जो स्टेट्स हैं दे प्रमोट देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, सेल्फिश इंटरेस्ट को स्टेट प्रमोट करती हैं, दे डोंट केयर अबाउट द अदर्स। नाउ मैकियावेली भी यही कहता है कि पावर इज एवरीथिंग, वो भी कहता है स्टेट इज द बेसिक यूनिट, और वो भी यही कहता है दैट स्टेट प्रमोट दी नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट सेल्फिश होती हैं, जिस तरह इंडिविजुअल सेल्फिश हैं, स्टेट भी सेल्फिश होती हैं। इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, स्टेट भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, दे डोंट केयर अबाउट हु इज अ फ्रेंड एंड फो। अगर आपको एग्जाम्पल देखनी हो तो उसकी थ्योरी में हमने पढ़ा था कि अगर नेबरहुड में वार हो रही हो तो किसका साथ देना चाहिए? वीकर का। इसका मतलब आपने कोई मोरालिटी नहीं है, कोई आपने फ्रेंड का नहीं देखना, जो वीक है उसका साथ देना है। दैट्स अ सिंपल आइडिया। सो दिस आइडिया ऑफ रियलिज्म इज टेकन फ्रॉम द मैकियावेलीज थ्योरी। फिर उसका कॉन्सेप्ट है जी सेकुलरिज्म का। मैकियावेली इज द पायनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म। वो सेकुलरिज्म की बात करता है, और ये जो सेकुलरिज्म की बात करता है ये भी मॉडर्न दौर में जो स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर सेकुलर इन नेचर, एंड सेकुलरिज्म इज प्रमोटेड वर्ल्ड वाइड। ऑलमोस्ट ग्लोबल नाम बन चुकी है दैट स्टेट्स आर मोस्टली सेकुलर इन नेचर। सेकुलर क्यों है? स्टेट्स मेक पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दैट्स द आइडिया दैट इज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ दोज स्टेट्स इन द वर्ल्ड। फिर एक और पॉइंट आप उसके अंदर ऐड करेंगे, और वो पॉइंट होगा बैलेंस ऑफ पावर का। ये भी रियलिज्म में ही आ जाता है, बट अलग से भी लिख सकते हैं। Exact meaning of secularism is when states make laws and policies on the basis of rationality and not on the basis of religious faith. जब स्टेट किसी फेथ की बुनियाद पे, किसी एक्सक्लूड का मतलब ये ना करें, तमाम किसी भी मजहब की बुनियाद पे पॉलिसी नहीं बनाती, बल्कि अपने इंटरेस्ट को देख के बनाती है। वो इंटरेस्ट रिलीजन से मैच करता हो तो ठीक, ना भी करता हो तो भी ठीक, इट वर्क्स आउट। इट्स सिंपली सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है जिसमें आप यू डोंट मेक वन पॉइंट और वन रिलीजन एज द बेसिस ऑफ योर डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग वगैरह में आप उसका नहीं करते जी। एग्जैक्टली, नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइम इंटरेस्ट। रिलीजन हो सकता है अवाम का, स्टेट का रिलीजन नहीं होता। स्टेट इज सुपीरियर, यस। बैलेंस ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू दिस वन मैकियावेली, yes, according to Machiavelli, the state must expand or expire. Expand or expire का मतलब ये हुआ, no, Pakistan is not a secular state. Obviously पाकिस्तान में तो ऑफिशियल रिलीजन है ना, इस्लाम है। No law shall be made against Islam, simple idea। तो इसका मतलब हमारे यहाँ तो रिलीजन की बिना पे लॉ बनाए जाएंगे। Expand or expire. So when he says the state must expand, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर बढ़ेगी। Expanding means इसकी पावर बढ़ेगी। But if one state expands, the other expires. And if other state expands, तो automatically your state will expire. इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जीरो सम गेम या बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। सो जीरो सम गेम क्या होती है? आपने सीसा देखा होगा, इफ वन गोज अप अदर गोज डाउन, देखा हुआ आपने सीसा में? यस, प्रिंसेस डायलेमा, ट्रू मनीषा। So if one goes up, the other goes down. That's the idea. So
somehow एक स्टेट एक्सपेंड करेगी तो दूसरी एक्सपायर करेगी, अगर वो एक्सपेंड करेगी तो यू विल एक्सपायर. दैट्स कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पावर गेम. सो ही वाज द पायनियर. इसने टर्म तो यूज नहीं की बैलेंस ऑफ पावर की, बट हिज आइडिया दैट एक्सपेंशन इज एक्सपायरेशन टू अदर्स, दैट जीरो सम गेम कहते हैं इसको. दिस इज व्हाट वी कॉल द he did not use the word balance of power, he did not use the word zero sum game. उसने ये लफ्ज यूज नहीं किए हैं, but obviously बात है, this is something that is attributed to his theory. Lastly, principles of diplomacy. Machiavelli has been considered to be the guideline for conducting diplomacy in modern times. Modern diplomacy is heavily influenced by the Machiavellian idea that state interests necessitate the disregard of even morality. Sometimes states have no practical value of morality when it comes to their national interest. They only care about the national interest, and they use force obviously where necessary. They become deceptive, they cheat, they lie, they break the laws if their interests demand. तो अपने इंटरेस्ट जो होते हैं उसकी बिना पे स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रही होती हैं, एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव दैट जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है विच इज बेस्ड ऑन द प्राइमेसी टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड स्टेट्स डू नॉट गेट होस्टेज टू द वैल्यूज, नॉर्म्स एटसेट्रा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट काइंड ऑफ थिंग इज व्हाट वी कॉल दैट इज टेकन फ्रॉम द मैकियावेलियन थ्योरी. यस, state interests disregard morality, simply, or morality principles and all that. जी, yes, true. मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जी शॉर्टली. अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, जो स्टेट अकॉर्डिंग टू मैकियावेली जो डिप्लोमेसी है दैट इज मेंट टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट, एंड व्हाइल कंडक्टिंग डिप्लोमेसी morality is not relevant, values are not relevant, only thing that is important is state interest. So you can lie, you can cheat, you can break the promises if the state interest required, and this idea is kept in mind by the modern diplomats. मिसाल देता हूँ छोटी सी, लिखिएगा नहीं पेपर में. पूछा गया इससे अपने भाई मोहित यूसुफ साहब से इंटरव्यू में इंडियन चैनल ने कि योगर के मुसलमानों का इशू क्यों नहीं उठाते, तो क्या कहा उन्होंने? What he said, it's a non-issue. Last you get, there's no such issue, ये issue है ही नहीं. Was he actually telling the truth? Exactly. That's how pure diplomatic answer, and that's what needs to be done. Exactly. एक आखिरी चीज और भी लिख लें जी, patriotic army. He was the first one who wanted to who was of the view that a military should be developed which is not meant for financial benefits, but rather it is for the sake of the state interest. So a patriotic army हो, paid army ना हो, एक ऐसी army ना हो कि जो कि lustful हो. Instead of that, we should have an army that is dedicated to the state interest, जो loyalty state के साथ रखती हो, and it is willing to die for the sake of state. तो ये एक basically जो idea. अच्छा, इसी सारों से एक और contribution भी कर सकते हैं, वो है nationalism का. He was the patriot Italian, and everything that he said was for the sake of state, and that is why he is considered to be one of the major supporters of nationalism too. वो nationalism जो है वो भी create करता है अपने मुल्क के अंदर. So this is all जी relevance points हैं इसके, I guess. Should we move? State, not prince. Loyalty to the state. Prince himself is loyal to the state. वो झूठ बोलेगा, सब कुछ करेगा state के interest के लिए. Let's move जी. Thank you for sharing a very good quote जी. Never attempt to win by force what can be won by deception. Niccolo Machiavelli. Thank you. देखिए, आप पूछते हैं क्वेश्चन कैसा है. क्वेश्चन हमेशा मैं शुरू से बताता हूँ आपको. टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरह से आएगा. अगर कोई मुझे बताए मैंने मैकियावेली पे क्या कहा था, मैं कहा था उसमें सवाल मोस्ट लाइकली आ सकता है, और वो है उसकी थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स पे. पावर पॉलिटिक्स इज द मोस्ट लाइकली, या बुक प्रिंस पे सवाल आ सकता है. उमर नेशनलिज्म का मतलब यह है कि नेशनलिज्म मीन्स दैट मैकियावेली वाज द वन हु प्रमोटेड द नेशनलिज्म इन इटली, because
He wanted a patriotic military. He wanted everything to be done for the sake of state. वो इटली की यूनिटी चाहता था, वो इटली की बेटरमेंट चाहता था, and that is why the prince was doing everything for the state interest. तो हम कहते हैं he promoted the idea of nationalism. अच्छा, अभी जो हमारे टॉपिक्स हैं जी, जो हमने स्टार्ट करने हैं, they are very very important ones. जी obviously if the question is on prince we will mention all this because everything जो हमने डिस्कस किया है that is discussed in the prince. वो प्रिंस के अंदर लिखी हुई है जी. क्रिटिसिज्म आपने करना है, क्रिटिसिज्म सारे आपने करने हैं, पढ़ने हैं, मैं खुद नहीं करवा रहा. अच्छा, अब हमने 3 थिंकर्स डिस्कस करने हैं जी. दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, और वो है यस एब्सोल्युटली जाज़िब, एब्सोल्युटली. हमने 3 थिंकर्स करने हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो. थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो. डेट ऑफ बर्थ और डेथ मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, आप ऐसे वेरीफाई कर लीजिएगा प्लीज. हॉब्स की है 1588 से 1679, लॉक की है 1632 से 1704, और रूसो की है 1712 से 1778. नहीं, नॉट ऑल इन वन लेक्चर जी, नोबल मैंने ये नहीं कहा. आई डोंट मीन दैट. आई विश वी कुड बट वी कांट डू दैट. अच्छा, इस पे ना सवाल किस तरह से आता है, मैंने इकट्ठा क्यों कहता है, जो ऊपर लिख दिया फायदा नहीं. इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज इन पे सवाल कंपैरिजन में आता है. द क्वेश्चन कम्स ऑन कंपैरिजन. तीनों के दरम्यान 2 तरह से सवाल आ सकता है, प्लीज सुनिएगा प्लीज, ये नोट करें अपने पास, फिर आपने कल पूछना है. नोट इट डाउन जी. 1, द क्वेश्चन कैन बी कंपैरिजन ऑफ द 3 थिंकर्स. और तीनों का कंपैरिजन किस सेंस में, इनकी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कंपैरिजन तीनों थिंकर्स का. मैं अभी बताता हूं वो थ्योरी क्या है. दूसरा सवाल, यू कैन आस्क द कंपैरिजन बिटवीन हॉब्स एंड लॉक. हॉब्स और लॉक पे अलग सवाल दे सकता है. तीसरा, वो रूसो पे अलग सवाल भी दे सकता है. ही कैन गिव अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन रूसो. और रूसो पे अलग अगर सवाल आया तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आएगा उसकी जनरल विल पे. वो जनरल विल पे आएगा, और जनरल विल रिलेट करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, वो मैं रिलेट करूंगा वहां पे जाकर. सो 3 तरह से सवाल. पहला सवाल तीनों का कंपैरिजन. दूसरा सवाल हॉब्स लॉक का कंपैरिजन. तीसरा सवाल रूसो की जनरल विल की थ्योरी. इज इट क्लियर? समझ आ रही ना बात? क्यों मुश्किल तो नहीं लग रहा? आसान है तीनों का. अच्छा, थ्योरी बड़ी आसान है इनकी. दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स जी. आपके सीएसएस में सबसे हॉट टॉपिक होते हैं ग्रीक थिंकर्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, और ये 3 थिंकर्स. ये हॉट टॉपिक होते हैं. और ये जो थिंकर पढ़ा रहे हैं, ये थिंकर्स आपको पॉलिटिकल साइंस के बाकी जो टॉपिक्स हम बाद में पढ़ेंगे उनमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. सॉर्ट ऑफ आप में से कोई एक काम कर लिया करे प्लीज, ये जो मेन क्वेश्चन होते हैं नीचे टाइप भी कर दिया करे, ताकि बच्चे जब मुझसे पूछते हैं तो आप नीचे पढ़ लिए जी. हाब्स लॉक का कंपैरिजन अलग अलग सवाल नहीं आ सकता, कंपैरिजन में आता है जी अक्सर सॉर्ट ऑफ. अच्छा, सोशियोलॉजी में भी है. दैट्स वंडरफुल. पहला क्वेश्चन तीनों का कंपैरिजन, दूसरा क्वेश्चन हाब्स और लॉक का कंपैरिजन, और तीसरा क्वेश्चन जनरल विल थ्योरी जो है. नाउ ये यहां भी हेल्प करेगा, सोशियोलॉजी में जिस तरह बता रहे हैं वहां भी हेल्प करेगा, पेपर 1 के सेक्शन 2 में भी यहां पॉलिटिकल साइंस में हेल्प करेगा, पेपर 2 के अंदर भी जाके हेल्प करेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन चीज. इससे अगर भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी साइकोलॉजी में भी है. वाओ, दैट्स वंडरफुल. लेट्स सी के कंपैरिजन आता है तो बेसिक आइडिया अभी लिखना नहीं है आपने, अभी आइडिया समझने की कोशिश कीजिएगा. डोंट राइट राइट नाउ, मैं जब कहूंगा तब आपने लिखना है. जेंडर में भी वाओ, फिर तो आप सारे वहां कहीं ना कहीं पढ़ ही लेंगे, जरूरत नहीं मुझे पढ़ाने. अच्छा, अब तीनों थिंकर का
मैं पढ़ा रहा हूँ जी, मैं पढ़ाऊंगा। आपने इनमें से मुझे बताना है फिर आपको फेवरेट कौन सा है। मॉन्टेस कभी नहीं आएगा रिदा, वो बाद में आएगा। मॉन्टेस कभी कहाँ करना, मॉन्टेस को बाद में करना है। अच्छा, थैंक यू जायदा, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू फायदा। अच्छा देखिएगा जी प्लीज, ऑल थ्री थिंकर्स, अब आपने सुनना है प्लीज, कोई नहीं लिखना, आपने टाइप भी नहीं करना, लिखना भी नहीं है। सुनिएगा, तीनों थिंकर्स ने एक थ्योरी पे काम किया जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इकट्ठे काम नहीं किया, इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ देखें, ये डेट्स लाजमी वेरीफाई कीजिएगा, मैं श्योर नहीं होता इन डेट्स के ऊपर। तो अलग अलग टाइम पे तीनों ने किया है, अलग अलग जगह पे थे, अलग अलग टाइम पे थे तीनों ने, लेकिन थ्योरी एक ही थी। ओके, ठीक हो गया इस पर। तीनों की थ्योरी एक ही थी और वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अच्छा मुझे बताइए सोशल से क्या मतलब होता है? आज ही सुबह पढ़ा सोशल। यस, इंटरेक्शन, सोसाइटी से रिलेट करता है, ह्यूमन इंटरेक्शंस की बात होती है, सॉर्ट ऑफ, दैट्स ट्रू। अच्छा, लोगों से रिलेटेड, इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट पीपल। सोसाइटी मीन्स पीपल। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट, ऐसा ही है। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, दैट्स व्हाट यू कॉल इट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? एग्रीमेंट ऑफ द पीपल, एग्रीमेंट ऑफ द सोसाइटी, ऐसा ही है। लोगों के दरमियान में ट्रूस, एग्रीमेंट, जो भी लोगों के दरमियान में होगा उसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट अमंग द पीपल इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये तीनों थिंकर्स ये कहते हैं, ऑल थ्री थिंकर्स से, तीनों की थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, ऑल थ्री गेव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और तीनों का कॉमन व्यू ये है, कॉमन व्यू ये है कि द स्टेट वाज क्रिएटेड आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट टुक प्लेस अमंग पीपल। आसान तरीन लफ्जों में मैं जो बता रहा हूं आपको, तीनों थिंकर ये कहते हैं स्टेट क्रिएट की गई, स्टेट बनाई गई आफ्टर पीपल मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं खुदा ने नहीं बनाई, डिवाइन नहीं है, फोर्स नहीं है, एवॉल्व नहीं हुई, बल्कि ये खुद ब खुद नहीं बन गई, इसको बनाया गया। और बनाया कैसे गया? लोगों ने बनाया। किस तरीके से बनाया? कॉन्ट्रैक्ट किया, सोशली कंस्ट्रक्टेड, एग्जैक्टली, इट्स सोशली एग्रीड प्रोडक्ट। लोगों ने एग्रीमेंट किया और वो प्रोडक्ट बन गई, दैट्स हाउ इट वाज क्रिएटेड। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ रही? लोग कॉन्ट्रैक्ट ना करते तो स्टेट ना बनती, बेसिक सा आइडिया है, सॉर्ट ऑफ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है बेसिकली। अच्छा, अब अगर तीनों एक ही बात कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है? अगर तीनों कह रहे हैं कि स्टेट वाज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, तो डिफरेंस कहां पे है? तो डिफरेंस आता है, मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि टाइम का नहीं। तीनों थिंकर कहते हैं कि स्टेट जो बनी, कॉन्ट्रैक्ट जो किया, कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया भाई? व्हाई पीपल हैव टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट? Hobbes explains different reasons, Locke explains different reasons, Rousseau explains different reasons. They explain different reasons why state came into being, why they had to तीनों के नजदीक needs different थी लोगों की, there are different needs। तीनों के नजदीक basis of contract were different, cause of the contract was different। Hobbes के नजदीक लोगों को कुछ और मसला था, Locke के नजदीक कुछ और था, Rousseau के नजदीक कुछ और मसला था। दूसरा डिफरेंस था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया क्या गया, व्हाट वाज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट होता है तो कुछ बार्गेन होती है, गिव एंड टेक होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसके तहत ये एग्रीमेंट किया गया? दिस इज व्हाट वी कॉल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नो, अरिस्टोटल वाज डिफरेंट। अभी हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम उसके ऊपर आएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, कॉन्ट्रैक्ट में था क्या, इस पे तीनों की अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट बनी, दे ऑल एग्रीड। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको ये सेंस समझ में आ गई है। क्या ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी
Was it about the functions of state, or it was about the origin of state? ये किसके बारे में? एग्जैक्टली जी, गुड. स्टेट पहले बनी कैसे और फिर उस बनने के प्रोसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या था, ये सारी डिबेट उसमें जाती है. गुड हो गया. लेट्स मूव जी. जी एग्जैक्टली. फंक्शंस नहीं, फंक्शंस प्राइमरी नहीं, ओरिजिन. ओरिजिन स्टेट क्यों बनी, दैट्स द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टेट. ओके, लेट्स बिगिन विद हाब्स. हाब्स पे स्टार्ट करते हैं. मैं हाब्स अलग पढ़ूंगा, फिर लॉक पे जाएंगे, फिर रूसो पे जाएंगे. आज हम कोशिश करेंगे हाब्स को कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लॉक और रूसो को कवर करेंगे. हम कहां से शुरू करेंगे? व्हाट विल वी स्टार्ट विद? नो, अब हम शुरू से थ्योरी करेंगे सारी, मुस्तफा स्टार्ट से. नो, बायोग्राफी से. हम बायोग्राफी से स्टार्ट करेंगे. पेपर में आपने कॉन्टेक्स्ट से शुरू करना है. इंट्रोडक्शन करते हैं. हाब्स, अब आप जरा जल्दी से नोट कर लीजिएगा. हाब्स वाज बोर्न इन इंग्लैंड at a time when there was anarchy in England. He was born in England at a time when there was anarchy. Anarchy क्या होती है? This anarchy was created by the fear of. This anarchy was created by the fear of. Yes, chaos of the को कहते हैं, disorder को कहते हैं. True. This anarchy was created by the fear of civil war. I mean, Hamza, I don't agree with that, but still, created by the fear of civil war and the fear of Spanish invasion. The fear of Spanish invasion. फियर ये था कि सिविल वॉर हो जाएगी, फियर ये था कि स्पेन इन्वेड कर लेगा. अब ये दो पॉइंट अंडरलाइन कर दें, इसको मैं जरा आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा व्हाट डज इट मीन. अभी एक्सप्लेन नहीं करा अभी. जी वी आर डूइंग थॉमस हॉब्स. जी थॉमस हॉब्स को कर रहे हैं, उसकी बायोग्राफी करें. एनीहो, हॉब्स लेटर स्टडीड फिलॉसफी एंड लॉ. जरूर अमीर हमजा, जरूर. He studied philosophy and law from Oxford. After which he started writing and teaching. After which he started reading, teaching and writing. But due to his radical ideas, he left England for Paris. वो इंग्लैंड छोड़ के पेरिस चला गया बिकॉज ऑफ हिज रेडिकल आइडियाज. अब ये रेडिकल आइडियाज जो मैंने लिखा हुआ है, इसको भी अपने पास नोट कर लें, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में कौन से ऐसे आइडियाज से रेडिकल. ये लेक्चर के आखिर में आपको समझ आएगी. अच्छा, पेरिस चला गया, लेफ्ट फॉर पेरिस, फ्रांस चला गया, वेयर ही कंटिन्यूड हिज राइटिंग एंड टीचिंग. He was allowed to return. So उसका by and large जो प्रोफेशन था वो टीचिंग था और राइटिंग था. He used to publish articles, magazines, etc. So he continued to travel from Paris to London, और ये ट्रेवल उसका मोस्टली रहा है. जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है लिखी है हॉब्स ने, दैट वाज कॉल्ड लेवाइथन. लेवाइथन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ हॉब्स. लेवाइथन का मतलब होता है बेसिकली द मॉन्स्टर. ये एक मेटाफर है फॉर अ पावरफुल किंग.
मॉन्स्टर लिटरली मतलब है, और इसका सेंस है द मोस्ट पावरफुल किंग, सी मॉन्स्टर, बट इट्स अ मेटाफर फॉर पावरफुल किंग, ट्रू। अच्छा, सच सी मॉन्स्टर को कहते हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग। और भी किताबें हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, ओके, एक ही बात है, पावरफुल किंग और रूलर एक ही बात है शायद। कॉन्टेक्स्ट चलते हैं, व्हाई ही गिव द थ्योरी, अब जो उसका कॉन्टेक्स्ट है थ्योरी का है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्यों दी उसने, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। हाब्स के जमाने में, जो पहला मैंने आपको शुरू में कहा था, देयर वाज अ फियर, देयर वाज एनार्की इन इंग्लैंड। और दो फियर थे, एक था मैंने कहा आपको सिविल वॉर का, और साथ फियर था कि आपकी स्पेन इन्वेड कर सकता है। अच्छा, जब सिविल वॉर हो या इन्वेजन हो तो खतरा किसको होता है, व्हाट इज थ्रेटेंड? दो मेन होते हैं, आपकी लाइफ को और आपकी प्रॉपर्टी को। योर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, स्टेट को तो खतरा है ऑब्वियसली है, योर लाइफ एंड योर प्रॉपर्टी इज थ्रेटेंड, उसको थ्रेट ज्यादा हो जाता है। आप अपनी जान खो सकते हैं, आप अपनी लिबर्टी खो सकते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी खो सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। हाब्स लिबर्टी का ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, हैप्पीनेस भी नहीं कहेंगे, ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी, कम से कम हाब के जमाने में, हाब के सेंस में लाइफ और प्रॉपर्टी की बात को ज्यादा करता है। अच्छा, अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, हाब्स की स्टेटमेंट है, यानी कोट हिम, उन्होंने कहा आई वॉज बॉर्न, माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस। उसकी कोटेशन है उसकी बायोग्राफी में, माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस, मेरी माँ ने एक जुड़वा बच्चों को पैदाइश दी, माई सेल्फ एंड द फियर, माई सेल्फ एंड द फियर, दैट्स द पॉइंट। सो द पॉइंट इज दैट ही वॉज बॉर्न एट अ टाइम व्हेन देयर वाज फियर एवरीवेयर, दैट्स द आइडिया। अब उस फियर में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उस फियर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। सेंट्रल कंसर्न इस बुक वाज हाउ टू एंड फियर, एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। अब सवाल मेरा आपसे ये है, फियर से रिलेटेड दो चीजें होंगी, वन, हाउ टू एंड फियर। हाब्स का आर्गुमेंट ये था, वी कैन एंड द फियर बाय हैविंग अ पावरफुल रूलर। फियर को आप अथॉरिटेरियनिज्म से, थ्रू पावर वी कैन एंड द फियर। चैलेंज है, और उस चैलेंज का मुकाबला एक पावरफुल तरीके से किया जा सकता है। सो देयरफॉर टू एंड द फियर रिक्वायर्स अथॉरिटेरियन पावरफुल मोनार्की। monarchy, but powerful authoritarian monarchy is needed. A powerful king, a powerful ruler is needed to end the fear, because only he can do it. ये हम सोशली भी यही देखते हैं, जहां एनार्की ज्यादा हो, एक बंदा ऊंचा बोलता है, सारे चुप कर जाते हैं। दैट्स द आइडिया, दैट somebody who can dictate can end the chaos and the fear. To end the chaos and fear, you need somebody that is most powerful. That's how it ends. ये एक बेसिक आइडिया होता है, ये एक परसेप्शन है, उसका भी यही ख्याल था। लेकिन सवाल ये था कि फियर जो हमने जिक्र किया, ये जो फियर का जिक्र किया, उसको खत्म करने के लिए एक स्ट्रांग पावरफुल मोनार्क चाहिए, एक रूलर चाहिए। तो इंग्लैंड में उस वक्त रूल कर कौन रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन इंग्लैंड? तो इंग्लैंड के अंदर उस वक्त थी बादशाहत, द किंग, बट किंग्स अथॉरिटी वाज बीइंग चैलेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। King was ruling, but king's authority was being challenged by the parliament. In fact, मैंने पहले जिक्र किया सिविल वॉर का खतरा था। In fact, the fear of civil war was between the royalists and
Republicans. The fear of civil war was between the Royalists and Republicans. Royalists were defending the king's powers and Republicans were defending the parliament's powers. तो फियर ये था कि दोनों में सिविल वॉर हो जाएगी. तो आपका गेस क्या है? हाब्स किसको सपोर्ट कर रहा होगा? वो रॉयलिस्ट होगा या रिपब्लिकन? किंग. और क्यों किंग? व्हाई किंग? Because king, a powerful, strong king, is needed to end the fear in the state. That's what was needed. Exactly. That's true. Agreed. Now, लेकिन मसला क्या है? वो तो रॉयलिस्ट भी कर रहे थे. ये कैसे डिफरेंट हुआ? ये भी तो उन जैसा ही था. डिफरेंस ये था, अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा. डिफरेंस ये था दैट उस वक्त जितने रॉयलिस्ट बादशाह को सपोर्ट कर रहे थे, जी देवर टू ग्रुप्स जी, जितने ग्रुप सपोर्ट कर रहे थे, रॉयलिस्ट जो बादशाह को सपोर्ट कर रहे थे, दे वर सपोर्टिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन राइट. कि वो कह रहे थे बादशाह के पास पावर होनी चाहिए, और उसकी बुनियाद क्या थी? दे सेड बिकॉज किंग इज द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ. डिवाइन राइट है बादशाह का रूल करना, इसलिए उसके पास होनी चाहिए. Hobbes was also wanting the king, but he was a person, he was grown to be an enlightened person, a person who believed in modernity, who believed in science, who believed in rationality, wisdom, and who believed in enlightenment. If you are an enlightened person, you believe in wisdom and you believe in human rationality, will you have the same argument कि बादशाह के पास पावर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि खुदा ने कहा है? Obviously not. So, in simplest of words, Hobbes, in order to justify the powers of the king, he have to give a theory. He have to produce a theory. And what is the theory that he produced? Social contract theory. So Hobbes, why he wrote the social contract theory? Why he gave the social contract theory? He gave this theory to justify the powers of the king in England. I'm not so sure जी इंग्लैंड में उसका रूल क्वीन का था या किसका था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता. क्वीन एलिजाबेथ थी जो भी थे, बट हिज फंक्शन वाज, हिज थ्योरी वाज मेंट टू जस्टिफाई द पावर्स ऑफ द किंग. इज इट क्लियर? काबिल नहीं, ताकतवर बादशाह नहीं रेट. काबिल ना हो ताकतवर हो. दैट्स द आइडिया. क्या ताकत ही काबिलियत की बुनियाद होती है? आई डोंट नो जी. इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मैकियावेलिज्म जी, बट डिफरेंट वे में. ट्रू. ओके, लेट्स मूव जी. लेट्स गो टू द थ्योरी. अब थ्योरी पे जाते हैं. नो फायदा बिल्कुल भी नहीं. देखिए, मैंने पहले कहा हाब्स ने तो, रॉयलिस्ट कह रहे थे कि बादशाह के पास डिवाइन राइट है. हाब्स तो मान ही नहीं रहा था. हाब्स तो कहता कि नहीं, बादशाह के पास डिवाइन राइट नहीं है. ही वाज अ मैन ऑफ एनलाइटनमेंट. और वो तो कह रहा था कि बादशाह के पास डिवाइन राइट नहीं, बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से बादशाह को इख्तियार दिया गया. लेट मी डिस्कस द थ्योरी, और फिर आपको दोबारा इस पॉइंट पे, इसको कॉन्टेक्स्ट से फिर रिलेट करूंगा मैं जाके आखिर में जी. उसने शैडो ऑफ गॉड की थ्योरी को, डिवाइन राइट की थ्योरी को रिजेक्ट किया था बेसिकली. दैट्स द पॉइंट. थ्योरी. अब यहां पे जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा. मैं हाफ पे थोड़ा स्लो जा रहा हूं क्योंकि बिकॉज लॉक वाला एग्जैक्टली आसान हो जाएगा मेरे लिए करना. हाफ पे थोड़ा टाइम लगेगा. लॉक 25-30 मिनट में मैंने खत्म करना है. एग्जैक्टली उमर, एब्सोल्युटली. अब इससे स्टार्ट करते हैं. हाब्स हिमसेल्फ वाज द सेम वन. Hobbes begins his theory of social contract by explaining human nature.
He begins his theory by explaining human nature. Hobbes says, जी थॉमस हॉब्स ही पढ़ रहे हैं ना. Hobbes begin his theory by explaining human nature, और इंसान से शुरू करते, बिकॉज कॉन्टेक्ट लोगों में था तो लोगों की नेचर कैसी होती है. Hobbes begins by saying that man by nature is selfish, violent, brutal. He is lustful, and he has the lust for power, and he has the lust for glory. जो भी नेगेटिव वर्ड आता है सारे इंसानों के बारे में सवाल करते हैं. मैन बाय नेचर इज बैड, नास्टी, बारबेरियन, ब्रूटल, वायलेंट, ग्रीडी, सेल्फिश, सारी बुराइयां उसके अंदर. He was all bad. In other words, does Hobbes, आपसे पूछ रहा हूं, have an optimist view of human nature, or he has a pessimist view of nature? Not all philosophers are pessimists. आगे बढ़ेंगे. It's a pessimist view, जी. He has a pessimist view. He has a negative view of human nature. I don't know about the 7 deadly sins in Christianity, but I don't know about that, so I won't comment on that. But he has a very negative or dark view or a pessimist view of human nature. ये ध्यान में रखिएगा. After explaining human nature, he goes to explain state of nature. Hobbes explains, he himself was pessimist, human, true. He says, he explains the state of nature. G, true. Amir, definitely I will. Thank you. अच्छा, state of nature. जरा सुनिएगा प्लीज. स्टेट ऑफ नेचर से मतलब क्या है, ये प्लीज सुनिएगा. ये बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, आसान सा पॉइंट है, इसको मिस कर देते हैं. यहां पे स्टेट से मतलब है कंडीशन. यहां स्टेट से मतलब मुल्क नहीं है, कंट्री नहीं है. यहां पे कंट्री नहीं है. यहां पे स्टेट से मतलब है बेसिकली कंडीशन. जिस तरह हम नहीं कहते दी हालात, एग्जैक्टली हालत का लफ्ज़ यूज करेंगे, हालात नहीं, हालत की लफ्ज़ होती हैं. कंडीशंस क्या थी. स्टेट ऑफ नेचर से मतलब है कंडीशन ऑफ पीपल, सर्कमस्टांसेस ऑफ द पीपल व्हेन दे फर्स्ट अराइव्ड ऑन दिस प्लैनेट. जब दुनिया में इंसान नए नए आए थे तो ये जितने सिनोनिम आपने यूज किए हैं, हालात, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, एग्जैक्टली दे ऑल, सूरत हाल क्या थी, कैसे हालात थे, ये इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर. सो somehow the conditions that were there at the time when the people came in this planet, तो हालात कैसे थे. अब जरा गौर से सुनिएगा प्लीज. यू मस्ट अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा. When we say state of nature और हालात कैसे होंगे, तो उससे पहले उसने इसको हम एक और सेंस में भी लेते हैं. हम कहते हैं when people were new to this world and they did not have any organization, they did not have any community. कोई ऐसा community नहीं थी, state नहीं थी, military नहीं थी, पुलिस नहीं थी, bureaucracy नहीं थी, बिल्कुल नए नए इंसान आए थे. They have just landed, a few of them. तो अगर इंसान ऐसे हो जहां पे selfishness हो, जहां पे violence हो, ब्रुटैलिटी हो, लस्ट हो, वहां के हालात कैसे होंगे. व्हाट विल बी द कंडीशन. विल देयर बी पीस और देयर बी वॉर्स. इट वाज अ बैड कंडीशन. देयर वाज chaos, देयर वाज वायलेंस, देयर वर वॉर्स. दे, अगर मैं हाब्स के लफ्ज यूज करूं, हाब्स के वर्ड्स हैं. हाब्स ने कहा इट वाज स्टेट ऑफ नेचर, it was like war of all against all. It was like war of all against all. Yani everybody was in a state of war with everybody.
So life was brutal, life was nasty, and life was uncertain, and life was short. शॉर्ट थी. शॉर्ट मतलब शॉर्ट क्यों थी वैसे लाइफ? व्हाई वाज शॉर्ट? बिकॉज एनीबडी कुड किल एनीबडी फॉर द सेक ऑफ नो रीजन. लस्ट के लिए. अच्छा, अनसर्टेनिटी इसलिए बिकॉज आज आप जिंदा हैं तो कल मर सकते हैं, और सेकेंडली आपके पास आज प्रॉपर्टी है, कोई पावरफुल आएगा वो आपसे छीन चला जाएगा. पीपल वुड किल ईच अदर, पीपल वुड हार्म ईच अदर फॉर दैट सेक. नाउ वन लास्ट पॉइंट. In this state of nature, there was only one law, and that law was might is right. Might is right. That's the law. That was the only rule that we heard. जिसकी पास पावर है, he has the rightful claim. वो प्रॉपर्टी भी छीन सकता है, वो किसी को मार भी सकता है. There is nobody who could punish him. That's the basic idea. So this is what was the condition of the people in ancient times जब नए नए तारीख में लोग आए थे. That was the kind of tradition. अगर आप में से किसी ने देखा हो, एक डिफरेंट सीजन्स भी हैं इसके ऊपर सॉर्ट ऑफ उसके ऊपर, तो अगर आप वो डिफरेंट सीजन भी देखें तो आपको नजर आएगा कि उसमें दिखाते हैं कि जब तारीख में नए नए इंसान आते हैं, हाउ दे रिएक्ट एंड एक्ट टू दैट. एक विजुअल बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. इट वाज लाइक इन एनार्किक कंडीशंस, chaos, वाइकिंग्स है, जो भी आप सीजन देखते हो सॉर्ट ऑफ. So somehow this is again very important one जी, ये स्टेट ऑफ नेचर की बात होती है. Now ये बोर्ड पिक्चर आपको मिल जाएगी. बोर्ड पिक्चर में ले लेता हूँ, नासिर में इसको बोर्ड पिक्चर आपको सेंड करनी है. ओके, मैं ले लीजिए. I'm removing this one. Hobbes says that when state of nature was that bad, sorry, when state of nature was that bad and it was that pathetic conditions, then people became fed up. Thank you everybody. People became fed up of this condition. Their life was uncertain. They wanted to get stability. They wanted to get a better life. Although they were selfish, and they feared that because anybody couldn't harm them at any time, so for their own personal interests, for their own personal selfish interests, they wanted to end the violence and insecurity. They wanted to end the fear. So उन्होंने कहा they didn't know what to do. उनको idea नहीं था कि वो क्या करें. And somehow then some people got an idea. Some sane people used their wisdom, they got an idea, and they convinced others. The people were fed up of their conditions. The people were kind of what we say, लोग तंग आ गए थे उस लाइफ से. They thought that let's have for how to protect our life, how to protect our property, कैसे protect की जाए, कोई पावरफुल आता है हमसे छीन के चला जाता है, how to do it. So some people got an idea and they convinced others that let's, in order to protect our life, in order to have this order in a society, let's have a contract. आपस में कुछ rules तय करते हैं. Let's agree to a contract. So disillusioned by the violence and uncertainty of state of nature, the people entered into a contract. Contract किया लोगों ने, किसके साथ किया? With each other. They got together. आपने कहा वो एक जगह पे बैठे, they sat in a place and they entered into a contract. एक contract कर लिया. और contract में, in that contract, they spoke it. Written नहीं है. They spoke a contract, a verbal contract. अच्छा, अब पेपर में आप कॉन्ट्रैक्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स लिख सकते हैं, बट इट विल बी डिफिकल्ट. इट्स एन ओरल, यस, आप लिख सकते हैं बट मुश्किल हो जाएगा. मुझे उसके अल्फाज एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड नहीं आते, तो आप उसको एक रीफ्रेज करके एक जनरल आइडिया दे सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हॉब्स, अब मैं रीफ्रेज करूं उसके आइडियाज को. अब आप एक सवाल आया है जी, मैं चाहूंगा कि आप मुझे सवाल जवाब दे दें ताकि हम आगे चलें. ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, हॉब्स के जमाने में या एंशिएंट टाइम्स पे? अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग?
एंशिएंट टाइम्स पे, मैं स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहा हूं, जब दुनिया में नए नए इंसान आए थे तारीख में, एंशिएंट टाइम्स पे, आपके जमाने में नहीं आया था, ठीक है? ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी, एग्जैक्टली, बिल्कुल स्टार्ट की बात हो रही है। तो लोगों ने एक पुराने जमाने कदीम में एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, उन कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने बोला कॉन्ट्रैक्ट एक जगह में इकट्ठे होकर, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था उसके वर्डिंग में रिफ्रेश करूं। अब वो फर्स्ट पर्सन के शब्द से मैं करूंगा, आप उसको जिस पर्सन में जल्दी मर्जी आप ले जाए। द पीपल सैट एट अ प्लेस एंड दे सेड वी सरेंडर, दे एग्रीड टू सरेंडर ऑल देयर राइट्स। उनके वर्ड्स अगर मैं कहूं, आई सरेंडर ऑल माई राइट्स, एवरीबडी इज स्पीकिंग दिस थिंग, आई सरेंडर ऑल माई राइट्स टू दिस मैन और assembly of men। मैं अपने तमाम इख्तियारात, all the rights over myself, मेरे ऊपर तमाम इख्तियारात, I surrender it to this man, एक बंदे की तरफ इशारा किया, and the assembly of men who shall govern me, who shall have all the rights on me। मैं फिर भी कहूं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, ये रीफ्रेजिंग कर रहा हूं मैं उस आइडिया की। द पीपल स्पोक द कॉन्ट्रैक्ट, ईच वन इज स्पीकिंग एंड सेड आई एग्री, आई सरेंडर, आई गिव अप ऑल माई राइट्स टू दिस मैन और असेंबली ऑफ मैन। हु इज दैट मैन, बाय द वे? दैट मैन was considered to be, Hobbes के वकोल, that man was the most powerful among them। अगर एक आदमी नहीं था तो कुछ लोग थे, and they were having a lot of power, a collective power। So a council, a group, and or a one particular person, they surrender all their rights to that man। उसके कदमों में गिर गए, आप जो ऐसा कहेंगे हम आपकी बात को फॉलो करेंगे। All our rights were surrendered to him, and they thought that in this way they can bring certainty। Is it clear जी? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये इमेजिनेशन कर रहा है, इसको कैसे पता चला? वैसे लाइक ट्राइब्स जैसे कह लें, ये एज्यूम कर रहा है कैसा हुआ होगा, सॉर्ट ऑफ, ये सब उसकी स्पेकुलेशन है, एजम्पशन है, सॉर्ट ऑफ, दैट्स ट्रू। अच्छा, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पोकन, लेट्स सी फीचर्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। फीचर्स क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के? इस कॉन्ट्रैक्ट का इंपैक्ट क्या निकला, इसकी इंप्लीकेशंस क्या निकली, इसके फीचर्स क्या हैं? दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उसकी थ्योरी का कंक्लूजन है सारा। दिस कॉन्ट्रैक्ट created state। This contract created state। How? Love state है ही नहीं, फिर कैसे बनी? आपने एक बेसिक आइडिया जो सबने पढ़ा होगा, स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। पॉपुलेशन बताएंगे, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। 4 मेन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसको सॉवरेनिटी कहते हैं अमीर हमजा। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन होनी चाहिए, आबादी होनी चाहिए, टेरिटरी यानी यहां पे रह सकें, गवर्नमेंट यानी गवर्न कर सकें, सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी किसे कहते हैं? सॉवरेनिटी मीन्स जिसके पास मुकम्मल इख्तियार हो, द वन हु हैज ऑल द पावर्स, दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। जिसके पास इख्तियार होता है उसको सॉवरेन कहते हैं, और उस इख्तियार को हम सॉवरेनिटी कहते हैं। सो सॉवरेनिटी इज द टोटल कंप्लीट अथॉरिटी। इट्स नॉट इंटेग्रिटी, बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इंटेग्रिटी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सॉवरेनिटी मींस जिसके ऊपर मुकम्मल इख्तियार हो। अच्छा, मैं इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको ये बात कहूँ, अब आपके घर में कभी ऐसा नहीं होता दैट कभी कोई फैसला करना हो, एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है, समबडी हु हैज द अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट अथॉरिटी। कोई भी हो सकता है, you know, mother, father, बहन, भाई, दादा, मामा, फूफो, कोई भी हो सकता है, it could be anybody, the one who takes the final decisions, not just the decisions, final decisions। छोटे मोटे डिसीजन तो आप भी कर लेते होंगे, बट फाइनल अथॉरिटी ऑन मेजर डिसीजंस इज टेकन बाय द सॉवरेन। उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, यूजुअली फादर्स होते हैं। स्टेट के अंदर भी देयर हैज टू बी समबडी हु टेक्स द फाइनल डिसीजंस, द मेजर डिसीजंस आर नॉट टेकन विदाउट इट्स कंसेंट। सो एक स्टेट में स्टेट बन गई, और क्यों बन गई? बिकॉज इस स्टेट में एक सॉवरेन बन गया। कौन है सॉवरेन? मैं अगले पॉइंट में लिखने लगा हूं। सॉवरेन, हु इज सॉवरेन इन इट? यस,
that man or assembly of men. According to Hobbes, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, a man, a ruler or a council of rulers, जिसको लोगों ने अपने राइट्स सरेंडर कर दिए, we surrender all our rights to you. This man or assembly of men जिसको सरेंडर किया गया, अच्छा, can we say that people were sovereign in it? Obviously not. People were not sovereign. People have given up all their rights to a man. तुम हमें गवर्न करो, we will obey you in every way we could. हम हर तरह से तुम्हें obey करेंगे. So we don't want to exercise our rights. We can't manage ourselves. You govern us. Only that one ruler, one man, one monarch, or the council can be the sovereign. या एक बंदा हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं, मेजॉरिटी नहीं होगी, अवाम नहीं होगी. दैट्स द आइडिया. तो स्टेट केम इनटू बीइंग और उस स्टेट के अंदर सॉवरेनिटी दे दी गई मोनार्क को. आज साथ इसी पॉइंट पे बाद में होगा पॉइंट में. अगला पॉइंट मेरा सवाल ये है, ये जो स्टेट बनी है, अब ये सवाल गौर से जवाब दीजिएगा. इज इट अ स्टेट दैट ग्रू ऑन इट्स ओन और इट वाज क्रिएटेड बाय द पीपल? इट्स क्रिएटेड. जो मैन क्रिएटेड चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल या आर्टिफिशियल? दोनों में से कौन सी टर्म यूज करते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल सेटिंग. सो स्टेट अकॉर्डिंग टू हॉब्स इज आर्टिफिशियल. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, स्टेट इज आर्टिफिशियल, मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है, अपनी जरूरत के लिए बनाई है. दे हैव क्रिएटेड फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. अगला पॉइंट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. यूनिलैटरल मींस जी इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्टेड या पीपल कंस्ट्रक्टेड या आर्टिफिशियल, बात वही आ जाएगी. यूनिलैटरल. क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें रखी गई रूलर्स के ऊपर? तो हाफ के कॉन्ट्रैक्ट को जब हम पढ़ते हैं, सो देयर वर नो कंडीशंस अटैच्ड. द रूलर डिड नॉट डिमांड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. द पीपल सरेंडर्ड देयर कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्व्स. वो एक बंदे के पास गए, उसे कहा कि यू शुड टेक ऑल द पावर योरसेल्फ, वी जस्ट वांट टू फॉलो यू. It was just a one-way submission, and therefore we call this contract a unilateral. It was a contract by the people, not demanded by the ruler. उसने डिमांड नहीं किया था, but you gave it the right. मॉडर्न दौर में आप इलेक्शन में हिस्सा लेते, इलेक्शन में वोट डालते हैं, अगला बंदा आपके सामने आता है या आप उसके पास जाते हैं. यूजुअली थियोरेटिकल तो यही होता है, he applies for the member, for being a member. When he applies, तो फिर आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं. It's a kind of contract जिसमें बायलैटरल है, आप और वो दोनों शामिल हैं. He demands and you provide. यहाँ पे the most powerful man did not demand the power. He was made sovereign by the people themselves, and he did not demand for it. Was it conditional or unconditional? Was it a conditional? कोई शर्त रखी गई कॉन्ट्रैक्ट में? यूनिलैटरल होगा तो अनकंडीशनली होगा. टोटल पावर वाज सबमिटेड टू द किंग. सारे इख्तियार उसको दे दिए गए, कोई शर्त नहीं है, जो मर्जी करो, विल फॉलो यू. अगर अनकंडीशनल था तो हम इसको कहते हैं एन एब्सोल्यूट स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड, जिसमें वो स्टेट जिसमें बादशाह के पास सारे इख्तियार हैं. ही हैज ऑल द पावर्स इन हिमसेल्फ, because people have surrendered all their rights without any condition. आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आपसे पूछूंगा, आपने जवाब देना मुझे. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स हो सकता है? कैन दिस कॉन्ट्रैक्ट बी रिवोक्ड? नो, नहीं हो सकता. क्यों? कॉन्ट्रैक्ट तब रिवोक होता है जब उसमें कुछ कंडीशंस वायलेट हो. जब लोगों ने कोई कंडीशन ही नहीं रखी, when there was no condition, तो किस बुनियाद पे आप रिवोक करेंगे? तो हम कहते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इररिवोकेबल. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इररिवोकेबल बिकॉज इट्स यूनिलैटरल, इट्स अनकंडीशनल. एंड अब बादशाह बन गया, आपने उसे सॉवरेन बना दिया, अब आप उसकी सॉवरेनिटी ले नहीं सकते. यू कांट टेक अवे हिज पावर्स.
आर द काउंसिल्स पावर्स, जो भी बनेगा सब, आप उसकी पावर छीन नहीं सकते. दे आर गोइंग टू स्टे विद हिम और विद द काउंसिल फॉर एवर. वो हमेशा के लिए इसके पास रहेंगी. यू कांट नाउ टेक इट अवे. यू हैव सबमिटेड, यू हैव सरेंडर्ड, नथिंग कम्स बैक. दिस इज व्हाट वी कॉल हिज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. लेट मी गिव यू वन लास्ट मिनट ऑन, इसको रिलेट करता हूं उसकी कंडीशन से. अब हाब्स के जमाने में पार्लियामेंट और बादशाह में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसके पास इख्तियार हो. ऐसा ही था. देयर वाज अ फियर ऑफ सिविल वॉर, दोनों में वॉर हो सकती है. बादशाह को सपोर्ट कर रहा था रॉयलिस्ट और उनमें हाब्स भी आया. रॉयलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे डिवाइन राइट के सेंस में. अब हाब्स ने सपोर्ट करना है लॉजिकली थ्रू थियरी. तो ही मैन्युफैक्चर्ड दिस थियरी, ही गेव दिस थियरी, ही इमेजिन्ड दिस थियरी. मेरा सवाल यह है कि अगर बादशाह कुछ गलत भी कर रहा हो, डू पीपल हैव द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम एज पर हिज थियरी? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन स्टेट ऑफ नेचर दे हैव सरेंडर्ड टू हिम फॉर एवर. अब आपके हाथ से बात चलेगी, अब आप रिटर्न नहीं. इट्स इररिवोकेबल, अनकंडीशनल सरेंडर, ऑल पावर टू द किंग. और आखिरी पॉइंट आपसे मेरा ये है, यही पॉइंट है इस पे, कि इफ ऑल पावर टू द किंग और आप बादशाह को हटा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड में राइट टू रूल मोनार्क का है या पार्लियामेंट का है? मोनार्क का है, किंग का है, एंड ही मस्ट हैव ऑल द पावर्स. बट नाउ ही इज जस्टिफाइंग द पावर ऑफ द किंग, बट ही इज नॉट यूजिंग रिलीजन, ही इज यूजिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी टू जस्टिफाई द पावर ऑफ द किंग. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड जी. 5 मिनट हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं. आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, इंसानों की बनाई हुई चीज, मस्नूई चीज कहते हैं उसको. सवाल चैट ऊपर कीजिएगा, चैट ऊपर कीजिएगा. नासिर चैट करना. ओके, हमजा का सवाल है, what was the point of this contract if there are no conditions, duties on the sovereign? Why would people give up their rights? हमजा, because मैंने कहा उस वक्त state of nature में they were so in pathetic condition, poor conditions, that they agreed to surrender to anyone who would give them security. That was the reason. He used the word assembly of men in his contract too. Yes, Saad, he did. लेकिन जो भी हो, assembly of men से मतलब very few people हैं, अवाम के नुमाइंदे नहीं हो गए, population majority of the people नहीं. While Parliament England was representing the people. रेडिकल आइडिया क्या था जी? 2-3 सवाल आ गए उसके ऊपर. देखें, अब आप बादशाह हो, आपको आधी दुनिया कह रही हो कि आपको खुदा ने बादशाह बनाया है, पोप भी कह रहे हो कि आपको खुदा ने राइट दिया है, और हाफ्ज आकर कहे खुदा ने राइट नहीं दिया. विल किंग बी हैप्पी विद दैट? ऑब्वियसली नॉट. ये वो रेडिकल आइडिया था जिसकी वजह से उसे भाग के जाना पड़ा वहां पे जाके, क्योंकि बादशाह वांटेड टू बी किंग एंड ही वांटेड टू बी किंग बाय डिवाइन राइट. जी, इररिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो पावर्स दे दी गई वो वापस नहीं आ सकती. यहां पे स्टेट इज द एंड. देखें, किंग इज स्टेट, किंग ही स्टेट है, सो स्टेट इज द एंड. स्टेट इज एब्सोल्यूट, जिसके पास पावर होती है वही एंड होता है. जी आरिफ, दैट्स ट्रू. यस, absolutely, Kinza agreed. Yes. Welcome, Munisa. Welcome. No, the unilateral contract means people have surrendered their rights to the most powerful one, hoping that he will protect their life and he will bring security. But that was not a condition, that was just a hope. Amir Hamza जी, हमारा यही मसला है. वो बच्चा को सपोर्ट भी करता है, लेकिन वो साइंटिफिक बुनियाद पे करना चाह रहा है, वो थ्योरी की बुनियाद पे करना चाह रहा है, डिवाइन की बुनियाद पे नहीं करना चाह रहा. दैट्स हिज प्रॉब्लम. थ्योरी मरियम, कोई भी, ये जितनी थ्योरी आप पढ़ते हैं जी, कोई अप्लाई नहीं होती. इसमें से कुछ पॉइंट्स वैलिड हो जाते हैं, बाकी थ्योरी एज अ होल कभी अप्लाई नहीं होती. यूनिलैटरल मींस
this contract was demanded by the people and not by the king. So एक पार्टी डिमांड कर रही थी, दूसरी नहीं कर रही थी, and that's why it's called unilateral. Unconditional का मतलब है people surrendered the rights to the king without asking for any return. उसके बदले में क्या चाहिए? They did not put any condition कि इस वजह से surrender करेंगे, आप हमारा ये काम करोगे, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई. Sir, we call this a legal sovereignty? Yes, true. Legal sovereignty. The king is the law. King एग्जेक्टिव भी है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी भी रखता है. बादशाह के पास सारी पावर्स है ना, लॉ मेकिंग की भी, लॉ एग्जीक्यूशन की भी, और लॉ इंटरप्रिटेशन की भी. एवरी अथॉरिटी इज विद द किंग, ऑल पावरफुल. इज इट क्लियर? मुश्किल. अच्छा, एक छोटा सा मुझे फीडबैक दीजिएगा. क्या पॉलिटिकल साइंस में आपको रट्टे के बगैर क्या डोंट यू यूज द विजडम एंड ऑल दैट? Yes, why not? Yes, मेरे ख्याल में आसान हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा. Artificial appoint जी, state is artificial. People created the state. It was not grown by itself. People created it. आसान है, मुश्किल नहीं है. ठीक है. You can always write in your own words जी, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं. आइडिया वही होना चाहिए. ओके, आई गेस टाइम इज अप जी. आपकी क्लास भी होगी जी. हरीम, दैट्स ट्रू. पॉलिटिकल टर्म्स को अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इंशाल्लाह. सी यू इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है जी. हमजा, यस यस. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.